ठीक है, तो 22 मिनट के बाद वीडियो रुक गया था, मैं दोबारा आगे से कंटिन्यू करता हूँ उसको। तो मैंने शायद यहाँ तक 22 मिनट की वीडियो में शायद ये सब हो गया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फीबली रिपेल करने की कोशिश करते हैं और वो हाई मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। उनके डायपोल जो होते हैं, जो अलाइन नहीं होते हैं, वो उन पर टॉर्क एक्ट करता है और वो सब अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं वीक से। ठीक है, ये सब बातें हो गई थी हमारी शायद। अब हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कुछ हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं। तो देखो, मान के चलो हमारे पास कोई एक सॉलिनॉइड है। ठीक है, अब आपने इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कराया, सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कराओगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है मुनी, है ना, म्यू 0 एन आई। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू 0 एन आई। आई क्या है? जो करंट सॉलिनॉइड में फ्लो कर रहा है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। तो ये जो फील्ड है ये है हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो एक्सटर्नल फील्ड है इसको हम अभी बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सॉलिनॉइड फील्ड को हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसमें ये जो टर्म होती है एन आई, इसको हम डिनोट करते हैं एच से, और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एच को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अगर आपसे कोई पूछे? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की यूनिट हो जाएगी पर यूनिट लेंथ, यानी कि आई अपॉन क्या हो जाएगा? करंट की एम्पियर होती है, इसकी मीटर, तो एम्पियर अपॉन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है एम्पियर अपॉन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AL-1 इसका। एक बार B बाय H का भी पूछा गया है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो म्यू नॉट ही होता है B बाय H। अब हमने इसके अंदर कोई सब्सटेंस रख दिया, सपोज हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, फेरो भी रख सकते हैं, पैरा रख सकते हैं। तो हमने सपोज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा और इनके अंदर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो देखो, जो हमने सब्सटेंस रखा है वो आगे जाके एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और बार मैग्नेट भी क्या है? सॉलिनॉइड ही है। इसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो भी सॉलिनॉइड के टर्न्स के अरेंजमेंट की तरह होता है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे BM, यानी BM मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस। वो हो जाएगा म्यू 0 NIM। और ये NIM क्या चीज है? ये NIM है H के बराबर। ये NIM क्या चीज है भाई? ये H, सॉरी नॉट H, इसके लिए भी एक टर्म बना रखा है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो NI जो सॉलिनॉइड में फ्लो कर रहा है उसके लिए टर्म है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और NIM ये जो टर्म है इसको हमने बना रखा है, इसका नाम रखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कितना मैग्नेटाइज हो गया है, इसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी सॉलिड में कोई सब्सटेंस रखा हुआ है उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसका फॉर्मूला हम जनरल लिखते हैं म्यू एच। म्यू एच जनरल लिख देते हैं, जहां पे एच क्या है? बाहर की मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और वो जो है वो है किसकी वजह से, किसकी वजह से डेवलप हुई है? वो एक तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और एक किसकी वजह से डेवलप हुई है? जो मैग्नेट के अंदर जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मैग्नेट के अंदर खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, साथ में क्या है? एक और मैग्नेटिक फील्ड है जो आउटसाइड है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? वो हो गई B नॉट प्लस BM। जनरली हम उसको क्या लिख देते हैं? म्यू एच लिख देते हैं, मतलब म्यू NI लिख देते हैं। तो म्यू NI होता क्या है? म्यू एच होता क्या है? इन दोनों का सम ही होता है B नॉट प्लस BM का। अब B नॉट कितना हो जाएगा? B नॉट हो जाएगा म्यू 0 NI, या म्यू 0 H कर लो सीधे। और BM क्या है? ये है म्यू 0 I। तो अगर मैं म्यू 0 H को बाहर ले लूं, कॉमन ले लूं म्यू 0 H को, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 प्लस I अपॉन H। ठीक है, आप H का मल्टीप्लाई H का डिवाइड करके कॉमन ले लेना इसको। अब जो I अपॉन H है इसके लिए टर्म डिफाइन कर रखी है हमने, और इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक वाले चैप्टर की ससेप्टिबिलिटी, एक इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो याद रखना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? I बाय H का रेशियो होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? I बाय H का रेशियो होता है। और ससेप्टिबिलिटी हमें यह बताता है कि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को कितना पसंद कर रहा है, ठीक है ना। तो आप बताओ कौन ज्यादा पसंद कर रहा है?
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो बिल्कुल नापसंद कर रहा है, वो तो रिपेल करने की कोशिश करता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी निगेटिव में होती है, निगेटिव से 1 के बीच में होती है। तो निगेटिव से किसने होती है, 1 के बीच में होती है, क्योंकि ये तो रिपेल ही करना चाहता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी 1 के आसपास होती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी का ऑर्डर 1000 के आसपास होता है। तो इसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, ससेप्टिबिलिटी। इट इज द रेशियो ऑफ आई बाय एच। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग, एक और तरीके से करते हैं, एम बाय वॉल्यूम, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती थी वहां पे, वो होता था मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, नहीं वहां ऊपर आता इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वहां क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट Q इंटू 2L अपॉन वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। और यहां पे क्या आ रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। वहां पे था पोलराइजेशन डेंसिटी, उसी की जैसे टर्म है यहाँ पे क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो I इक्वल्स टू एम बाय वॉल्यूम। अब यहां पर ये देखो B इक्वल्स टू कितना आ चुका है, म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम। इसको जाई एम मैं चाय एम बोलता हूँ, चाय अच्छा लगता है, चाय अच्छी लगती है। तो B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। तो बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच रखा, बी एम की जगह म्यू नॉट आई रखा, म्यू नॉट एच कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई अपॉन एच, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ चुकी है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस दिस चाय एम, ठीक है। अब यहां पर ये हो जाएगा म्यू एच, इसकी जगह म्यू एच रख सकते हैं हम लोग, और ये म्यू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर, एच इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस टाइम। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, यहाँ पे एक एच और था, गायब हो गया, गलत गायब हो गया, यहाँ पे एक एच वापिस आ गया, देखो। तो म्यू आर इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस टाइम। तो ये रिलेशन याद रखना है आपको। कभी कभी वो पेपर में ससेप्टिबिलिटी दे देंगे और बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा, वहां पे आप रिलेटिव परमेबिलिटी पूछेंगे, आप बहुत कर नहीं पाओगे, आंखों खून निकल जाएगा। यहाँ दे देंगे, इसमें एक जोड़ना होगा, सिर्फ ये करना है इसलिए। जैसे ये वैल्यू आपको 900 दे दी, कितनी हो जाएगी, 901 आंसर आ जाएगा। कितना टफ क्वेश्चन है। और मान लो ये दे दिया, म्यू आर दे दिया और जाइएम निकालना है, तुम छोड़ जाओगे क्वेश्चन को, माइनस कर देना तो जाइएम निकल जाएगा, खत्म बात। अब अगर हम लोग देखें, एक चीज है, सुबह से चिल्ला रहे हो तुम लोग ग्रुप पे, बता दो, सिलेबस से हट गया, उसी चीज को पढ़ने का बड़ा मन करता है तुम लोगों का, मैं बता देता हूं। क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ क्या कहता है, क्यूरीज लॉ टेम्परेचर के बारे में बताता है हमें। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हुई ना सब्सटेंस के अंदर की, वो खत्म हो जाएगी। देखो कुछ इस तरीके से कि एक बेंच रखी है, बेंच के ऊपर पेंसिल इधर उधर अरेंज करके रखी है, मान लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डायपोल मोमेंट, और बेंच को हमने उसके ऊपर पेंसिल जो रखी है वो सीधी करके रख दी, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब सपोज कोई आदमी आके बेंच को हिला रहा है, तो वो फिर से वो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा ना। उसी तरीके का कुछ काम करता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से अलाइनमेंट फिर से डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें फेरो में भी और पैरा में भी। फेरो में थोड़ा बाद में होता है, पैरा में बहुत पहले हो जाता है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है, कितनी आसानी से उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हो सकती है, कितनी देर तक उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह सकती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी कि जाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय टी। इसी बात को हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूरीज लॉ। तो जाई एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी आई बाय टी, ये कांस्टेंट हो जाता है, क्यूरीज कांस्टेंट। सिलेबस में नहीं है, लेकिन मजा आता है तुम लोगों को, बिना सिलेबस में नहीं होता है, कोई पढ़ने में मजा आता है, तो वो इसलिए मैंने बता दिया। एक चीज और याद रखना, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इनमें क्या होता है, अगर हम लोग किसी चीज को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब अगर कम करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक और बात याद रखना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्रिटिकल पॉइंट तक अगर कूल करते हैं तो उनमें सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं वो। इसको हम लोग मीजनर्स इफेक्ट कहते हैं। ज्यादा डिटेल में मत जाना, इसका डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, इसमें कूपर्स इलेक्ट्रॉन पेयर डेवलप होते हैं, उसकी वजह से होता है। तो बस इतना याद रखना है आपको कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अगर हम लोग टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो उनके अंदर बहुत ही खतरनाक वाली सुपर कंडक्टिविटी आती है। इसको मीजनर्स इफेक्ट कहते हैं। मीजनर्स इफेक्ट क्या कहते हैं इसको हम लोग, मीजनर्स इफेक्ट। सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है किसमें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, सुपर कंडक्टिविटी इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये भी मेरे ख्याल से नहीं आएगा पेपर में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस से टेम्परेचर के इफेक्ट को हटा दिया गया है, ठीक है।
और बाकी मैंने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की ट्रिक तो आपको बता ही रखी है, वीडियोस के द्वारा भी भेज दिया था। डायमैग्नेटिक की ट्रिक, पैरामैग्नेटिक की ट्रिक और फेरोमैग्नेटिक की ट्रिक। तो मैंने अब क्या बताया था, डायमैग्नेटिक की ट्रिक क्या बताई थी आप लोगों को, बताओ। पैरामैग्नेटिक की ट्रिक क्या थी, ऑल नाना कलूटे हैं, ठीक है, पीटो प्लेटिनम, ऑक्सीजन मत दो में ये था मैग्नेटिकली डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक में दो प्रकार के होते हैं, जिनमें बहुत समय तक मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रहती है, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है, वो हार्ड फेरोमैग्नेट्स कहलाते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट्स। हार्ड फेरोमैग्नेट्स के याद करने के लिए क्या बताया था मैंने आप लोगों को, फेकोनी गाड़ो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और गैडोलिनियम। और यहाँ पे सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा समय तक रिटेन नहीं रहती, उन्हें सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स बोलते हैं। इसके लिए मैंने बताया था एल निको एलॉय, आयरन कम कॉपर ज्यादा। मतलब इसमें तीन चीजें तो होती हैं, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, साथ में आयरन भी होता है खूब सारा, सबसे ज्यादा आयरन ही होता है, पता नहीं आयरन इसके नाम में क्यों नहीं है। और यहाँ पे कॉपर थोड़ा कम होता है। तो ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स होते हैं। और डायमैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, सब पंजाब नु बिल्ली, पंजाब नु गोल्डन बिल्ली या सिल्वर बिल्ली, कुछ भी कर लो, या मत भी करो, पंजाब नु बिल्ली कर लो, गोल्डन सिल्वर तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। पंजाब नु गोल्डन बिल्ली नमकीन पानी शीशे पे कुरा रही है, ठीक है ना। पंजाब में गोल्डन बिल्ली नमकीन पानी शीशे पे कुरा रही है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करती है। मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहेंगी, और फेरोमैग्नेटिक भी वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहेंगी, ठीक है ना। दैट्स ऑल। बाकी एक मिनट गॉसेस लॉ रह गया था। तो गॉसेस लॉ क्या है मैग्नेटोस्टैटिक्स का, बिकॉज यहाँ मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते नहीं है, मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते नहीं है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इंटीग्रल ऑफ BDL इक्वल्स टू म्यू 0 आई। और बाकी सॉरी म्यू 0 आई नहीं होगा, इंटीग्रल ऑफ BDL इक्वल्स टू म्यू 0 तो आई होता है, लेकिन ये इसका नहीं है, ये एम्पियर सर्किट वाला है। इंटीग्रल ऑफ BDS इक्वल्स टू 0, क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते तो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ADS इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वहां पे भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होता तो क्या होता, जीरो हो जाता ना। तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है, तो मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते नहीं है, तो इससे इंटीग्रल ऑफ BDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। और बाकी सारे फॉर्मुले P cos थीटा MB मतलब P cos मतलब बाकी सारे फॉर्मुले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैच करते हैं। कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, सारे डेरिवेशन सिलेबस से हटा दिए, सिर्फ एक ही डेरिवेशन रह गया है, और वो कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल का, ठीक है। वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड पोजीशन अप टू थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो वाला डेरिवेशन बस कर लेना, माइनस PE cos थीटा। और ये भी नहीं आ रहा हो तो बता देना, अपन वीडियो बना के इसका भेज देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, इस चैप्टर में इतना ही है।